लोग पौधों का ही पोषण पढ़े, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पढ़े लेकिन थोड़ा तो पढ़े हैं। पौधों का पोषण और जीवों का पोषण पढ़ के ही ना पढ़े थे हम लोग। ठीक, तो पौधा को जानते। चलिए एक पौधा की परिकल्पना करते हैं, यहाँ आते हैं। हाँ, ये आपके पास एक पौधा है ना? पौधे है ना, ये कुछ और है? पौधा ही है। अच्छा एक चीज बताइए, पौधा का वो कौन सा अंग है जिससे अगला जनरेशन उत्पन्न होता है, पैदा लेता है? पौधे का वो कौन सा भाग है जिससे नेक्स्ट जनरेशन यानी अगला जीवन आता है? पक्का? आप और कुछ बताइए। ये आपके सामने है, फूल। और कोई? जड़। अच्छा, जड़ से कैसे आ सकता है जीवन, ये बताइए। जड़ से जीवन कैसे आ सकता है? जड़ से तो जीवन नहीं आ सकता है। तो वो भाग है आपका, चलिए शुरू से बताते हैं। वो भाग है आपका फूल, पुष्प। पुष्प ही सारा क्रिया होता है और उसी को समझने का प्रयास करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है? ये हमारा जड़ है। देखिए पौधे का दो भाग होता है, एक आंतरिक भाग और एक बाह्य भाग। आंतरिक भाग हमको इस आंख से तो नहीं दिखता है और बाह्य भाग हमारे इसी आंख से दिखता है, ठीक है? बाह्य भाग है जिसको प्रारोह तंत्र कहते हैं, जो यहाँ तक आपको दिखता है, और ये आंतरिक भाग है जिसको हम लोग मूल तंत्र कहते हैं, जड़ तंत्र कहते हैं, रूट सिस्टम इंग्लिश में। इसको क्या, इंग्लिश वाला कोई नहीं ना है? आगे बैठिएगा, यहाँ बैठ जाइए, तो यहाँ बैठ जाइए, हवा लगेगा। लीजिए, मेरा ही पंखा बंद हो गया है। हाँ, मूल तंत्र को रूट सिस्टम बोला जाता है। रूट मतलब जड़ होता है। अच्छा, दोनों का अलग अलग भाग है और दोनों का अलग अलग काम है। कुछ हम जड़ को खाते हैं और कुछ हम लोग फल को खाते हैं, ये पता है? जड़ क्या है, कोई उदाहरण दीजिए, जड़ को खाते हैं हम लोग? मूली, बहुत अच्छा। और गाजर और शलजम, ठीक है। अच्छा ये बताइए, प्याज ऊपर आता है या नीचे आता है? नीचे आता है, वो भी जड़ तंत्र है। अच्छा, आलू ऊपर या नीचे? नीचे आता है। ये इसलिए बता रहे हैं और समझा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि हम जड़ को भी खाते हैं और फल तो बहुत सारा है जो हम लोग खाते हैं, आए दिन जो खा रहे हैं वो तो फल में ही शामिल है, ठीक है? हाँ, भिंडी सब्जी में रखते हैं, बैगन भी वैसे तो फल में शामिल। गांव में कच्चा बैगन खाते हैं लोग, देखे हैं? टमाटर खाते हैं, देखे हैं? हाँ, हम लोग बैगन भी खाते थे, भतिया भतिया जो बैगन होता है वो खाते थे बचपन में। अब भिंडी भी खाते हैं, भिंडी भी खाते हैं, लेकिन वो सब्जी की श्रेणी में आता है, ठीक है? तो ये पौधा है हमारे सामने, पौधा का कितना भाग है तो ये यहीं पर समझ लीजिए, अंदर जाके आपको आसानी होगा। ये जड़ तंत्र है, ये प्राथमिक जड़ स्रोत है जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, और इसी से जो निकला हुआ है द्वितीय मूल स्रोत, ठीक है? हालांकि इसको समझ लीजिए, इसके ऊपर निकलते हैं तो ये है जो तना है, और यही सप्लाई सिस्टम है इसका, यही ग्रास नली है इसका। हमारा ग्रास नली है जो ऊपर से नीचे ले जाता है, और इनका ग्रास नली है जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों काम करता है। ये बात समझिए, नीचे से ऊपर भी ले जाता है, ऊपर से नीचे भी लाता है। तो ड्यूअल सिस्टम काम करता है, हमारा सिंगल सिस्टम काम करता है। हालांकि वोमेटिव होता है तो ड्यूअल सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं, जब इसी से एक ब्रांच निकलता है, दो ब्रांच, इन दोनों के बीच के भाग को कलिका कहा जाता है। फिर से मिटा देता है उसको, फिर से देखिए, इन दोनों नोड्स के बीच का जो भाग होता है उसको कलिका कहा जाता है, ठीक है? ये है इंटरनोड। देखिए, एक शाखा दूसरे शाखा से जाके जुड़, तो इस जुड़ाव को इंटरनोड कहे। ऊपर आ जाइए, तना बता दिए पहले। ये जो पार्ट है वो पत्ती का भाग है, अब बताने की जरूरत तो नहीं है ना? पत्ती का भी विभिन्न भागों में बांटा जाता है, उसको बाद में जाके देख लेंगे। अभी हम लोग सरसरी रूप से एक पौधे को देखने में लगे हुए हैं, ठीक? ये तना हो गया, ये फल पार्ट हो गया, ये फूल पार्ट हो गया।
इस तरह एक पूरे पौधे का निर्माण होता है जिसको रूट सिस्टम बोला जाता है और प्रारोह तंत्र बोला जाता है। इसको रूट सिस्टम, इसको सूट सिस्टम, सूट SHOOT सूट सिस्टम बोला। हाँ, रूट और सूट आराम से यार, हिंदी टिपिकल है लेकिन इंग्लिश आसान है, तो रूट और सूट सिस्टम बोला जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं, हम एक बगीचा में जाते हैं, ठीक है? बगीचा में जाते हैं कि नहीं जाते? कभी हम लोग जब बगीचा में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कुछ है जो मतलब एक एक पत्ता जैसा निकला हुआ है, ज्यादा भरा हुआ नहीं है, निकला हुआ है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? साक कहते हैं। साक, साक मतलब पौधा। दूसरा देखते हैं कई सारे पौधे एक साथ झुंड में रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? झाड़ी। बहुत अच्छा। और कुछ देखते हैं कि अकेला खड़ा है, पेड़। अंतर समझ में आया कुछ? और यही बात आपको यहाँ पर देखिए, ये 6 क्लास क्यों पढ़ा रहे हैं? 6 क्लास के बाद ना डायरेक्ट अब 7, 8, 9, 10th में जो टॉपिक दिया हुआ उसको उठाएंगे, टॉपिक बाई टॉपिक नहीं उठाएंगे। 6 पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि छोटा छोटा बात यहाँ दिया हुआ है और ये पढ़ने में अच्छा लगता है। एक बार इंटरेस्ट जाग जाएगा तो हमको आगे पढ़ने में आसान लगेगा। ये बात समझे? 6 क्लास क्यों पढ़ा रहे? ताकि इंटरेस्ट पैदा हो। किस किस को साइंस से डर लगता है? एक दो को ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? आप दोनों को नहीं डर लगता है? हाँ, क्यों? अच्छा, कंप्लीट है। अच्छा, यही पढ़ाएंगे अब हम लोग को, ठीक? आप पूछते जाएंगे, बताते जाएंगे, ठीक है? चलिए, ये हो गया। ऊपर क्या है? आप देखिए, ये है एक आंदोलन चला था हमारा, चिपको आंदोलन, या इसको पेड़ बचाओ आंदोलन कहते हैं। उसमें हम लोग क्या करते थे? ये उत्तराखंड में चला था। उसमें हम क्या करते थे? पेड़ से चिपक जाते थे, अगर पेड़ काटना है तो पहले हमको तबाह करो, फिर पेड़ को तबाह करना। तो खैर, वृक्षों के प्रति हमारा लगाव है जो नया नहीं है, पौधों से हमारा लगाव हमेशा रहा है। और इसलिए, हाँ, इसलिए हम लोग पौधों को अपने शरीर पर धारण भी करते हैं पौधे के अंश को, यानी फूल को हम गुलदस्ता भी भेंट, सम्मान स्वरूप गुलदस्ता दिया जाता है, याद रखिए। तो हम लोग प्रकृति प्रेमी हुआ करते थे, लेकिन उस समय के साथ हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करते चले गए और अब तो हम प्रकृति प्रेमी कहे ही नहीं जाते हैं। तो यही टर्मोलॉजी है पहला आपका, साक, झाड़ी और वृक्ष। अच्छा, प्रजनन अंग किसको बोला जाता है? लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए पेड़ों का छोटा टॉपिक लिख दो। प्रजनन अंग फूल को बोला जाता है। लिखिए, पहले ऊपर हेडिंग डालिए, पौधों पौधों का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण पौधों का प्रजनन अंग पुष्प को कहा जाता है। छोटा छोटा पॉइंट, पौधों का प्रजनन अंग पुष्प को कहा जाता है। प्रजनन अंग पुष्प को कहा जाता है। अब देखिए, पौधों का जो पत्ता है ये कितने तरह से कार्य करता है वो बताएंगे। इधर इधर, पौधों का पत्ता कितने तरह से काम करता है? क्या क्या काम करता है ये बताइए। ग्लूकोज बनाने, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, यही ना हुआ? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ओके, सेकेंड, और क्या काम करता है? बहुत अच्छा, वाष्पोत्सर्जन का काम करता है। लिख लीजिए, पौधे दो तरह के कार्य, पत्ते दो तरह के कार्य करते हैं, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। तना क्या करता है? तना क्या करता है? तना कहाँ गया? यहाँ तना क्या करता है? तना पौधे को आकार देता है,
वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। तना क्या करता है, आकार देता है और इसको सपोर्टिव सिस्टम के रूप में काम करता है, सहायक के रूप में काम करता है। किसको सहायता करता है, पौधे को खड़े रहने। देखिए जिसका तना कमजोर होगा वो सर्पिलाकार का रहेगा। जैसे सब्जियों का पौधा देखिए, उसका तना कमजोर होता है, तो तना भी, अब देखिए जितना भी खीरा ककड़ी सबका पौधा देखिएगा वो सब लेटा हुआ रहेगा, बड़ा बड़ा होता है लेकिन लेटा रहता है। हाँ, तो पूरे घर में फैल जाएगा। अगर उसको अति रस्सी दे दीजिएगा तो पूरे घर में धीरे, इसलिए गांव में देखिएगा तो आंगन में इस तरह का स्ट्रक्चर बना के रखा जाता है, छत नियन बना दिया जाता है, वहीं पर सारा सब्जी होता है पैदा। खैर, तो ये हो गया छोटा छोटा बात जो हम लोग यहाँ पर जान गए। जड़ जो है क्या करता है, जड़ पोषक तत्वों का शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए सोखने का काम करता है। और क्या जड़ काम करता है, जहां तो वो तो हो गया ना, पोषक तत्व में जल भी आ गया, शामिल हो गया। और क्या काम करता है जड़, हाँ मजबूती प्रदान करता है। खड़ा रखने के लिए मजबूती कौन प्रदान करेगा, जड़ ही तो प्रदान करेगा। आप दो पौधा लीजिए, एक पौधे को का जड़ काट दीजिए और उसको गाड़ दीजिए, और दूसरे पौधे का जड़ रहने दीजिए और उसको जमीन के अंदर डाल दीजिए। कौन सा पौधा है जो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, मतलब कौन है जो ज्यादा चमकदार रहेगा, ज्यादा मजबूत रहेगा, तो जो जड़ वाला पौधा है, क्योंकि जड़ है जो उसको अस्थायित्व प्रदान करता है, जड़ उसको अस्थायित्व प्रदान करता है, मजबूत प्रदान करता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, यहीं पे बहुत सारा बात हम लोग सीख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ जाइए सीधा सीधी, कहते पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन वर्ग है, शाक है, झाड़ी है, वृक्ष है, पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हमको ये जानना है कि शाक किसको कहते हैं। तो शाक कहते हैं उसको जो हरे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं, उसको शाक कहा जाता है। देखिए उसका जड़ भी हरा, हाँ समानता आप देखते होंगे, पौधों का जड़ उसका हरा नहीं होता है, भूरा भूरा होता है ना, लेकिन शाक ऐसा होता है उसका जड़ भी हल्का हल्का हरा दिखाई देगा आपको। तो यही बात लिखा है, जा शाक किसको कहते हैं, तो हरे और कोमल तने वाले पौधे को शाक कहा जाता है। लिख लीजिए इसको, जो मेन पॉइंट है लिखवा देते हैं। ये पिक्चर देखिए, ये शाक इसमें कौन सा है, ये शाक है, ये क्या है, झाड़ी है, और ये क्या है, वृक्ष पेड़ है। ठीक, शाक ये तो रहा। अच्छा, खरपतवार का नाम सुने हैं, वैसे अनचाहे पौधे जो हमारे फसलों के इर्द गिर्द उग जाते हैं, जिनका हमको जरूरत नहीं रहता है, वैसे पौधे को खरपतवार कहा जाता है। और खरपतवार का एक खासियत है, क्या पता है, वो ज्यादा मजबूत होते हैं, जल्दी खत्म भी नहीं होते हैं, और वो पोषक तत्व जो पौधों को में फसलों को मिलना चाहिए वो खुद ही चूस लेते हैं, और इसी कारण उसके आसपास के फसल जो है कम पैदावार देते हैं। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि खेत में खरपतवार बढ़ गया है तो आपको उखाड़ कर उसको फेंक देना चाहिए, हालांकि वो जल्दी उखड़ता भी नहीं, देखिएगा, तो उसको काट देते हैं और फिर वो पैदा हो जाता है। पहला शाक है, दूसरा झाड़ी है, तीसरा वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया, समझ गए।
दूसरा पार्ट पे आते हैं। कुछ पौधे शाखाएं तने आधार के समीप से निकलती है, तना कठोर होता है परंतु मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहा जाता है। झाड़ी किसको कहेंगे? तो कहते हैं कुछ पौधे शाखाएं तने के आधार के समीप ही, मतलब आसपास ही बहुत ज्यादा संग्रहित हो जाता है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, हल्का मोटा होता है, मतलब पेड़ जैसा नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? झाड़ी कहते हैं। तो ये लिख लीजिए, वैसे पौधे जिसकी शाखा तने के आधार के समीप ही निकल जाते हैं बहुत सारे, ये लिख लीजिए, ये लिखा हुआ है यहाँ देखिए, झाड़ी किसको कहते हैं। और यहीं पर वृक्ष लिखा हुआ है कि वृक्ष किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं। वृक्ष क्या होगा? तना ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ब्रांचेज बाय शाखागत जो विस्तार होगा उसी को वृक्ष कहेंगे। ये बड़ा होता है, मजबूत होता है। हो गया? पेड़, पेड़ यहाँ है। वैसे कुछ पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने सुदृढ़ और गहरे होते हैं, शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है और यही वृक्ष कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं लंबे खड़े वैसे पौधे जिनका तना मजबूत होता है और शाखाएं कुछ दूरी पर जाकर रुकती हैं, उसको क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। या पीडीएफ दे देंगे, पढ़ लीजिएगा, या लिखिए, लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि लिखा रहेगा। मैं तो पीडीएफ कभी पढ़ते हैं? कभी नहीं पढ़ते हैं सर, देखते हैं। आप लिखा हुआ तो देखते ही नहीं है, तो पीडीएफ कैसे पढ़िएगा? चलिए आते हैं आगे। कहते हैं कि पौधे कुछ विसर्पी तरह का भी होता है, और विसर्पी तरह का भी हम लोग देखे जिसका तना मजबूत नहीं होता है। ठीक, तो ये देखिए, ये है विसर्पी पौधे, आरोही लता, विसर्पी लता। अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो कहता कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इसी कारण इनको विसर्पी लता बोला जाता है। जैसे मनी प्लांट, सो प्लांट। मनी प्लांट तो सुने होंगे सब सामान्यतः, बचपन में हम लोग खूब मनी प्लांट लगाते थे, भैया इतना जल्दी बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, डेली देखते थे। बचपन में एक और फूल देखते थे, वो था छुई मुई वाला। 10 बजे तक वो होता था, फिर 10 बजे के बाद शाम तक वो मुरझा जाता था। मनी प्लांट बहुत ज्यादा फैलता है, फैलता है, बड़ा नहीं होता, फैलता है। हाँ, पान के पत्ते। अब कह रहा है यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसको समझिए। तना के बारे में कह रहा है, तो अपने आसपास पेड़ पौधे को देखे होंगे, जो सीधा खड़ा रहता है वही तना कहलाता है, सीधा। ठीक है, अब यहाँ एक क्रियाकलाप दिया, एनसीईआरटी में यही अच्छा है कि हमेशा एक्टिविटीज देते रहता है। कहता है एक गिलास लीजिए, जल लीजिए, लाल स्याही लीजिए, शाखीय पौधा लिखिए और एक प्लेट लीजिए। गिलास के 1/3 जल से भर दें, जल में लाल स्याही के कुछ बूंदे डाल दें। अब ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ये पौधा है, पौधा हम कहीं से लिए और उसको जाके एक गिलास में रख दिए। ठीक है, जैसे गुलाब का पौधा ही कहीं भी उग जाता है। अब गिलास में हम पानी भर दिए। ठीक, पानी भरने के उपरांत क्या किए कि थोड़ा सा रंग का घोल तैयार किए, हरा लाल कुछ भी, और उसको पानी में हल्का सा डाल दिए। अब हरा पौधा है तो हरा तो नहीं दिखाई देगा, लाले डालेंगे तभी पता चलेगा। कुछ घंटों बाद हमको महसूस होता है कि उसका पत्ता पर हरा हरा लाल लाल चितकबरा टाइप का दिखाई दे रहा है। हाँ, तो ये क्रियाकलाप, ये एक्टिविटी ये बताता है कि पौधे के जड़ पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और
विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, और चूंकि लाल पानी को ऑब्जॉर्व किए हैं इसलिए वो दिख कैसा रहा है, लाल प्रकार। बिल्कुल देखिए, ये बात को समझ में आया कि लाल पानी के कारण, लाल घोल के कारण पौधे का जड़ लाल पानी को कहां तक पहुंचा दिया, पत्तियों तक पहुंचा दिया। तो इससे हमको पता चलता है कि जड़ें ऑब्जर्व करके पानी को वृक्ष के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, एक एक्टिविटी समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बता रहे, देखिए कि लाल चितकबरा टाइप का देख रहे हैं, पत्ता पे हल्का हल्का लाल दिखाई दे रहा है। तो यही होता है जब आप पानी के घोल में किसी रंग को या किसी उत्पाद को मिला देंगे। इसलिए आप देखिएगा, जैसे हम लोग ग्लूकोज पीते हैं ना, हम लोग गिलास में तुरंत डाल के ग्लूकोज घोलते हैं, पी जाते हैं। वैसे ही अगर पौधे को डायरेक्ट पोषक तत्व आपको देना होगा तो पानी में घोर करके उनके जड़ में डाल दीजिए, तुरंत चला जाएगा। अगर आप उसको सूखा डालते हैं या फिर हल्का सूखा, हल्का गीला डालते हैं तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा, तो वो सही है। अगर ज्यादा समय तक आपको पौधों को पोषक तत्व आपूर्ति करवाना है तो हल्का गीला उनको दीजिए, पूरा सुआती गीला मत दीजिए। एक और बात नोटिस करते होंगे कि हम लोग खेतों को पटाने के बाद ही उर्वरकों का छिड़काव करते हैं। छिड़काव मतलब वो दाना वाला जो यूरिया होता है। दूसरा बात, हम लोग वो पंप टाइप का प्रयोग करते ताकि पानी के फुहारे के रूप में हम पौधों पर डाल दें, जिससे डायरेक्ट, अब कीटनाशक भी है, जड़ जाएगा पौधों पर, पत्तियों पर, तो वो कीटनाशक भी उससे मर जाता है। और आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे जो है या पेड़ जो है किससे करते हैं, पत्तों से करते हैं। पढ़ा चुके हैं ना, पत्तों से करते हैं। तो इसलिए हम लोग छिड़काव करते हैं। देखिएगा गांव में आजकल छिड़काव खूब होता है। ठीक है, हाँ, अब थोड़ा पत्ती को पढ़ लेंगे फिर इस पर आएंगे। पत्ती को एक बार देखिए, यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है पत्ती। पत्ती को कहते हैं ये तना है, जो तना ऊपर जा रहा है पेड़ की तरफ। ठीक है, तना से एक भाग निकला, उस भाग जो निकला उसको पर्णवृत्त कहे। क्या कहे, पर्णवृत्त कहे। फिर ये पूरा पत्ती का विकास हुआ, इस पूरे पत्ती को ये क्या कहे, पटल कहे, पूरे पत्ती को पटल कहे। यही नहीं बल्कि ये जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये इसको कहते हैं सिरा। सिरा, मानव शरीर में भी सिरा होता है, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। अच्छा, एक और, ये तो हुआ जालनुमा जो हुआ उसको सिरा कहे। ये जो मध्य भाग से भी ये गुजर रहा है इसको मध्य सिरा बोला जाता है, मध्य सिरा। इसको क्या बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं। तो लिख लीजिए, एक पत्ती बनाइए और इस स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त बोलते हैं। क्योंकि आगे सारा यही लिखना है आपको। मधु, कमेटी में डाला, उसमें डेट गलत है, देखिए तो मेरे में देख लीजिए। कमेंट आया हुआ। ये जो सीरा आप देख रहे हैं ना, ये सीरा भी पत्तियों में दो तरह से होता है। देखिए,
एक तो ये हो गया जालीनुमा सिरा, और एक होता है वो समानांतर सिरा होता है, ऐसे ऐसे करके होता है। तो सिरा भी दो तरह के आपको होता है, तो एक समानांतर सिरा हो गया, एक जालीनुमा सिरा हो गया। ये जालीनुमा हुआ ना, ऐसे ऐसे फैला हुआ तो ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, हर अंग तक पोषक तत्व पहुंचना जरूरी है? क्या आपको लगता है ब्लड यहाँ पर काटिएगा तो नहीं निकलेगा? ये भी तो सिराओं के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। तो वैसे ही तो पेड़ पौधे भी हैं, आप पेड़ को हल्का सा काटिए, देखिए वहां से भी जूस हल्का हल्का निकलने लगेगा। वो क्या करता है, मरम्मत करता है खुद का। हमारा भी शरीर मरम्मत करता है सर, क्योंकि हर अंग को पोषक तत्व जरूरी है। और यही बुढ़ापा में नहीं कंट्रोल हो पाता है तो झाई झाई पड़ने लगता है, हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, देखते हैं ना। तो ये तो जरूरी है। अब यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्ती के इन रेखीय संरचनाओं को सिरा कहा जाता है। तो आप वहीं पर जहां पर लिखे ना, तो लिख लीजिए नीचे ब्रैकेट वगैरह, रेखीय संरचना सिरा कहलाता है। रेखीय संरचना ये रहा, रेखीय संरचना सिरा कहलाता है, पहला पॉइंट उसी में लिख लीजिए, रेखित संरचना सिरा कहलाता है। वही नीचे लिख लीजिए, मध्य में जो भाग है वो मध्य सिरा कहलाता है, वहां पर लिखा हुआ सारा, देखिए एकदम लगा के रखिए। ठीक है, मध्य सिरा कहते हैं। अब पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। अब देखिएगा ऐसे ऐसे जाता है, फिर उसके बीच से ऐसे ऐसे जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। और एक बात और बताया आपको, पत्तियों में ये सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है, और कहीं कहीं सिरा एक दूसरे के समानांतर होती है, तो समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। फिगर बना लीजिए ऐसे ऐसे, और इसको कहते हैं सिरा विन्यास, समानांतर सिरा विन्यास। तो एक जालिका नुमा शिला विन्यास हुआ और एक समानांतर शिला विन्यास। ठीक है, अभी पत्तियों को हम लोग समझने में लगे हुए हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे जाके यही आपको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना है। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार देख लीजिए पीछे, कोई दिक्कत है पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़े। क्या क्या वाह, सामने गप्पा कर रहा था, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पत्तियों के बारे में बताया कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इसके साथ साथ क्या काम करते हैं, वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं।
अब इस पर एक एक्सपेरिमेंट है कि बाष्पोत्सर्जन करता है या नहीं करता है, कैसे पता चलेगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, पेड़ का एक डाली लेंगे और डाली में प्लास्टिक से बांध के उसको रात भर के लिए छोड़ देंगे। जब सवेरे उठते हैं तो देखते हैं प्लास्टिक हल्का हल्का बूंदों से भरा हुआ है। हल्का हल्का बूंद कहाँ से आया, क्योंकि प्लास्टिक से तो फाड़ करके कोई बूंद अंदर से बाहर से अंदर जाएगा नहीं। तो इसका ये मतलब होता है कि पत्ते भी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, वेपोराइजेशन का प्रोसेस उनमें भी होता है। और वही बात यहाँ पर आगे बताया गया। अब देखिए यह है समानांतर जो सिरा रहता है इसमें, और इसमें क्या है, जालीनुमा सिरा। ठीक है, यही बात, ये है पारदर्शी कवर, इसी में एक्सपेरिमेंट करके बताया गया जो हम आपको पहले लिखवा चुके हैं। बात को समझ में आया? ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट ये कर रहा है, ये अब एक्सपेरिमेंट क्या है सुनिए। कहते हैं कि पत्तों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्ता हरा होता है। अब हम ये कैसे जानेंगे कि उसको क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है? तो इसके लिए हम छोटा सा एक प्रयोग कर रहे हैं, सुनिएगा। हम एक पत्ती को पेड़ से लिए और उसको, ये देखिए स्टोव जैसा बर्तन, उसमें हल्का गर्म होने के लिए छोड़ दिए। उसको हल्का गर्म होने के बाद हम उसको वहां से निकाले और एक परख नली में उसको डाल के, पानी जब खोल रहा है उसमें उसको डाल के रख दिए। देखते हैं छोटे परख नली में वो हरा हरा टाइप का दिखने लगता है, तब हम उसमें से पत्ता बाहर निकाल लेते हैं। और पत्ता निकाल के, ये एक प्लेट है हमारे पास, कप है हमारे पास, उसमें हम लोग पानी का हल्का सा घोल रखता है, उसमें पत्ता को डालते हैं और ऊपर से आयोडीन का मतलब छिड़काव कर देते हैं। आयोडीन का जैसे ही छिड़काव होता है, पत्ते का रंग जो होता है वो ब्लैक दिखाई देने लगता है। तो इससे पता चलता है कि उसमें स्टार्च है, उसका रंग काला नीला पीला कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन जब तक क्लोरोफिल का मात्रा उसमें है, उसका रंग कैसा रहेगा, हरा रहेगा। एक्सपेरिमेंट समझ में आया? एक बार देख लीजिए एक्सपेरिमेंट। ये छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट ना बहुत कुछ अलग सिखाता है। आप, हम लोग ऑटोमेटिक पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो विजुअलिटी है ना, वो आपको याद रखने में मदद करता है। हो गया? तो यही बात यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हरे रंग के पदार्थ में उपस्थित अपना भोजन बनाती है और इस प्रक्रिया को जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, और इसी प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण पहले पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। उसका हमको फॉर्मूला लिखकर दिखाइए। विजय देख रहे हैं। सिक्स सिक्स होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। पढ़वे नहीं करते हैं तो याद कैसे रहेगा? जल्दी लिखिए।
लिखे आपने, लिखे आप, लिखे। हम बोले सिक सिक का लगाई, याद था तुमको? याद था, चलो ठीक, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी से हमको O2 भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, और ग्लूकोज भी बनता है, और वही ग्लूकोज है जो पौधों के काम आता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आते हैं जड़ की तरफ। ये जड़ का दो भाग है, दो पेड़ है हमारे पास, अभी आपको उदाहरण दिए ही थे, पता ही चल गया होगा। एक वैसा पौधा है जिसका जड़ है, और एक ऐसा पौधा है जिसका जड़ नहीं। तब क्या लगता है कौन सा पौधा है जो ज्यादा तेजी से विकसित होगा, ज्यादा दिन तक रहेगा? जड़। ये नष्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो यही बोल रहा है कि पौधे के गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, दूसरे पौधे की जड़ को काट दीजिए, और आपको पता चलेगा उन पौधे सूख चुके हैं। जड़ भी दो तरह, आप देखिए ये भी है, ये भी, ये आप देखे हुए चना, चना भी अंकुरित होता है, अर्थात चना का ये भाग भी हमको पौधा उत्पन्न कर देता है। पता उसको छोड़ देंगे तो बन ना जाएगा ना चना। कहता है मिट्टी को पौधे का क्या कहा जाता है, तो मिट्टी को पौधे का स्थिरक कहा जाता है। स्थिरक मतलब अस्थाई रखता है, अस्थाई रखता है। कहता है जड़ भी दो तरह के होते हैं, कहाँ गया, ये रहा। जड़ दो तरह के होते हैं, ध्यान से देखिए, एक रेशेदार होता है और एक मांसल होता है। ये जो है ये रेशेदार जड़ है, देखिएगा उसमें कई तने निकले रहेंगे, कई सारे तने निकले रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे से बता दी, इधर इधर छोड़िए। अच्छा ठीक, तो इसका ज्यादा निकला, जैसे आम का देखे पेड़, उसका तना देखिए, यहाँ सोई यहाँ से लेके एकदम वहां वहां तक फैला हुआ रहेगा। हाँ, तो उसका कैसा होता है, रेशेदार होता है। अच्छा, दूसरा तना आप देखे होंगे मूली का, गाजर का, ये कैसा होता है, मांसलदार होता है ना, उसका तना तो फैला हुआ नहीं रहता है। तो तना दो तरह का होता है। कहते हैं जिन पौधों की जड़ें एक प्रवृत्ति की होती है उसको मूसला जड़ें कहते हैं, और छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं, छोटा बड़ा जड़, ठीक है। जिन पौधों की जड़ें के जो 17B के समान है, रेशेदार, उन को जड़ों को क्या कहा जाता है, जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहा जाता है। तो इन दोनों का फिगर बनाइए, और इसको मांसल जड़ या जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहिए इसको, और इसको कौन सा, मूसला जड़ या पार्श्व जड़ कहिए। हाँ हाँ, ऊपर पेड़ ही तो है।